वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर 1 में से आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बहुत अहम मेथड है ये। आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर हमें कभी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर मालूम नहीं होता। साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यानी उनको कोई नया जानदार डिस्कवर उन्होंने किया, उनको ये पता नहीं चल रहा कि वो जानदार जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, ये उनके लिए प्रॉब्लम है। इसके अलावा कोई और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पौधा जो है वो खुराक कहाँ स्टोर करता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जानदारों के बारे में कोई भी क्वेश्चन जिसका साइंसदानों को ना पता हो वो सवाल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। तो एक्चुअली बायोलॉजिकल मेथड जो है इसके अंदर सॉल्व किया जाता है किसको? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक पूरा मेथड है। तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन के इट इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये डेफिनेशन भी ठीक है। इसके अलावा ये बुक के ऊपर लिखी हुई है कि इट इज़ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। ये कुछ ऐसे मेथड्स का सेट है यूज्ड फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी, जिसको हम साइंसी जवाबात ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड आल्सो यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप तो यही है कि आपको प्रॉब्लम का पता हो। फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिस सवाल का जवाब तलाश करना है वो पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना, मुशाहिदात करना। फिर तीसरा स्टेप है इसका हाइपोथेसिस बनाना। ये सारे स्टेप मैं आगे चल के बताता हूँ। चौथा डिडक्शन है, पांचवा एक्सपेरिमेंट है और छठा है एक्सपेरिमेंट से फिर रिजल्ट इकट्ठे करना और फैसला करना। अब पहली चीज़, बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट ही ऑब्जर्वेशन से होता है। ऑब्जर्वेशन से इसको स्टार्ट किया जाता है क्योंकि प्रॉब्लम जब मिल गई फिर जो हल करने का स्टेप है पहला वो बेटा ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदात। मुशाहिदा क्या होता है? कोई भी डाटा और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 5 सेंसेस। हमारी 5 सेंसेस के ज़रिए से हम जो भी इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में लेंगे वो ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। 5 सेंसेस कौन सी? हमारी हियरिंग की सेंस, हमारी विजन की सेंस। आपको पता है हियरिंग के लिए हमारे अंदर आई होती है, तो आई हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है। हियरिंग के लिए ईयर होता है, ये सेंसरी ऑर्गन है। विजन के लिए आई होती है। स्मेल के लिए नोज़ होता है। टेस्ट के लिए टंग होती है और टच के लिए हमारी स्किन होती है। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस है इनके ज़रिए से जो भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करेंगे वो इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। जैसे ये आपके सामने एक बॉल पॉइंट है, मैं कहता हूँ इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करें, तो आप ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इसका रंग ग्रीन है, ये लंबी इतनी है, इसके जो नेक्स्ट साइड पे एक सिल्वर से कलर की कैप है, ये पीछे भी ऐसी ही है। ये आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन की 2 किस्में होती है। एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी क्वालिटेटिव। क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। ठीक है, ये पहले मुशाहिदे हैं जो क्या है? मिकदारी हैं। दूसरे हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटी का मतलब होता है उसकी खासियत, यानी ये खासियती ऑब्जर्वेशन है। अब क्वांटिटी के अंदर मिकदार आ जाती है क्योंकि, और मिकदार जो है उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई डिजिट होता है। इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, इसको डिजिट की शक्ल में रिकॉर्ड किया जाता है। मैं मिसाल भी देता हूँ। दूसरी तरफ जो क्वालिटेटिव है रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन डिजिट, इनके अंदर डिजिट नहीं होते। इनके अंदर वेरिएबल वेरिएबल यूज्ड, वेरिएबल कोई ना कोई यूज़ किया जाता है। वेरिएबल से मुराद होता है कोई नंबर ही। ठीक है, क्वांटिटेटिव में मैंने ऊपर भी बताया कोई डिजिट कोई नंबर यूज़ होता है, क्वालिटेटिव में नो इन वेरिएबल यूज़। और ये जो क्वांटिटेटिव होती है ये ज़्यादा एक्यूरेट यानी ज़्यादा दुरुस्त होती है, जबकि क्वालिटेटिव लेस एक्यूरेट होती है। मिसाल देखिए, यहीं से मिसाल लेते हैं। ये बॉल पॉइंट है, इसको आपने ऑब्जर्व किया था। अब मैं कहूँ इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये आपका एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये कौन सा है? 10 सेंटीमीटर लेंथ का होना, ये बच्चों क्वांटिटेटिव है। फिर मैं कहूँ इसका रंग ग्रीन है, ये आपका कौन सा ऑब्जर्वेशन है?
क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटेटिव में देखिए आपने कोई नंबर यूज़ नहीं किया, यहाँ पे डिजिट यूज़ किया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये हार्ड है, ये आपका कौन सा ऑब्जर्वेशन है, हार्ड होना, क्वालिटेटिव। फिर मैं कहता हूँ इसकी जो हार्डनेस है वो है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में हमेशा डिजिट यूज़ होते हैं, क्वालिटेटिव में डिजिट यूज़ नहीं होते। सेकंड स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस जो है ये कहते हैं मफरूज़े को। मैंने लिखा है पॉसिबल आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक जवाब है जो मुमकिन जवाब हो सकता है। मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंसदानों के लिए ये है कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को ऑक्सीजन चाहिए या नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं, ये प्रॉब्लम है। अब इसके ऊपर जो उन्होंने रिसर्च वगैरह की, जो ऑब्जर्वेशन वगैरह की, उसकी बुनियाद पे एक जवाब बना लिया गया, जवाब बनाया गया कि नहीं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपका ये जो जवाब है यही हाइपोथेसिस है, ठीक है। साइंसदानों को एक नया जानदार मिला, सपोज़ आप इसी को फ़र्ज़ कर ले, ये एक न्यू जानदार है जो समुंदर में से साइंसदानों को मिला, ठीक है। अब इसका पता नहीं चल रहा कि ये रेस्पिरेशन कहाँ से करता है, ये सांस कहाँ से लेता है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। अब साइंसदानों ने इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, सारी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे एक नतीजा बना लिया कि ये यहाँ से कर रहा है रेस्पिरेशन, इस जगह से। तो ये क्या होगा, ये हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस एक एक्चुअली टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का नाम है ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन की एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है। टेंटेटिव का मतलब होता है तहकीक तलब, जिसके ऊपर तहकीक होनी हो, ठीक है। ये एक तहकीक तलब वजाहत होती है हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की। अब हाइपोथेसिस से निकाला जाता है डिडक्शन। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जानदार है, साइंसदानों ने ये हाइपोथेसिस बनाया, ये इसका माउथ है, यहाँ से सांस लेता है, तो ये हाइपोथेसिस है। डिडक्शन क्या होगा, डिडक्शन कहते हैं एक्चुअली टेस्टेबल हाइपोथेसिस। हम इसके ऊपर तजर्बा तो नहीं कर सकते कि ये यहाँ से सांस लेता है, ठीक है। तजर्बा करने के लिए हमें टेस्टेबल हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में इफ़ देन यूज़ किया जाता है। जैसे कि टेस्टेबल हाइपोथेसिस में ये बना सकता हूँ कि अगर ये यहाँ से सांस लेता है, इसके इस हिस्से को बंद कर देंगे तो ये सांस नहीं ले पाएगा, ये आपकी डिडक्शन हो गई। इफ़ और देन को इस्तेमाल किया, यानी अगर यहाँ से सांस लेता है, इफ़ को इस्तेमाल किया, तब इस हिस्से को बंद किया जाए, सांस नहीं ले सकता। अब इसके ऊपर तजर्बा किया जा सकता है, यानी इसके इस हिस्से को बंद करके, इस जानदार को सपोज फर्ज कर लें, बंद करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस आपका दुरुस्त था या नहीं, ठीक है। खैर, ये जो टेस्टेबल हाइपोथेसिस बनाने के दो तरीके हैं, हाइपोथेसिस बनाने के ही दो तरीके हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं ड्रॉ स्पेसिफिक कंक्लूजन, ख़ास नतीजा निकालना फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल, किसी आम सी बात से कोई ख़ास सा नतीजा निकालना। यानी ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। अब जनरल क्या होता है? जनरल किसी भी आम चीज़ को कहते हैं, कॉमन चीज़ को। जैसे आपने उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन पढ़ा होगा, याद है ना आपको? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम। जैसे कह ले कि सारे प्लांट्स, अगर मैं कहूँ सारे पौधे, ये एक कॉमन नाउन है। अगर मैं किसी पौधे का नाम लूँ, मैंगो ट्री, दिस इज प्रॉपर नाउन, तो एक स्पेसिफिक। तो हमने जाना जनरल से स्पेसिफिक की तरफ इफ़ और देन को इस्तेमाल करते हुए। ये मैंने अब एक मुसल्लस सी बनाई है, इसके अंदर ये है कि यानी ये नीचे बड़ी है, ऊपर से छोटी। हम बड़ी चीज़ से छोटी की तरफ जा रहे हैं, हम जनरल सी बातों से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। मिसाल एक देता हूँ कि कैसे ये हाइपोथेसिस बनाया जाता है। जैसे हम फ़र्ज़ कर ले कि एक जनरल सा प्रिंसिपल है, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ये एक जनरल बात है, ठीक है, जनरल। तो इसमें से फिर हम स्पेसिफिक क्या निकालेंगे? फिर हम कहते हैं पैरट इज़ अ बर्ड, पैरट भी एक परिंदा है। हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए हैं, ठीक है। अब इसमें से जो हम कंक्लूजन यानी जो रिज़ल्ट निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि पैरट आल्सो हैज़ विंग,
पैरट हैज़ विंग, क्योंकि हमने कहा पैरट भी बर्ड है। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक कंक्लूजन है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए हैं। एक मिसाल चलिए और देता हूँ। मैं कहता हूँ कि तमाम पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एक जनरल बात है कि तमाम पौधे, हर की बात हुई है, हमने कॉमन नाउन यूज़ किया है। फिर मैं कहता हूँ मैंगो ट्री आल्सो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें से जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये होगा कि मैंगो इज़ आल्सो अ ट्री। ठीक है, ये हम जा रहे हैं कॉमन से स्पेसिफिक की तरफ। दूसरी तरफ इंडक्टिव रीजनिंग देखें। इंडक्टिव रीजनिंग जो है यह है ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। ये उलट है, हमने जनरल से कंक्लूजन निकालना होता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। यानी इसमें यह होता है कि हम स्पेसिफिक यानी किसी ख़ास नाम से आम सी चीज़ों की तरफ जाते हैं। इसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब ये हमारे पास है एक कॉमन ऑब्जर्वेशन कि ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। हमने डायरेक्टली नाम यूज़ किया कि स्पैरो हैज़ विंग्स, और ये बर्ड है। स्पैरो हैज़ विंग्स और एंड इट इज़ बर्ड। फिर हम और स्पेसिफिक नाम यूज़ करते हैं कि ईगल, पैरट, हॉक, ये सब भी विंग्स रखते हैं, यानी ये भी बर्ड्स हैं। तो अब इसमें से एक आम सा उसूल निकालेंगे कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो इस तरीके से हम इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं। अब दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंगो ट्री यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक मेरा स्पेसिफिक रिजल्ट है, मैंने स्पेसिफिक नाम लिया है कि मैंगो ट्री यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैं इसी तरह से और भी कहता हूँ कि जामुन का दरख्त और जो है वो बेर का दरख्त और इसके अलावा केले का दरख्त, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये मेरी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। अब इसकी बुनियाद पे मैं एक कॉमन सा रिजल्ट निकालूंगा कि तमाम पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी हम स्पेसिफिक से कॉमन की तरफ गए हैं, हम थोड़े से ज़्यादा की तरफ गए हैं। तो ये था इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा हाइपोथेसिस बनाने के कुछ दूसरे तरीके भी है। वो क्या है? इमेजिनेशन और इंट्यूशन। इमेजिनेशन या इंट्यूशन कहते हैं ख्याल करने को। ख्याल, किसी चीज़ के बारे में सोच विचार, ठीक है, सोचना। तो हम सोच कर जहन से किसी सवाल का जवाब अपने पास से भी बना सकते हैं, यानी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। दूसरा है एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब होता है उसकी खूबसूरती को तरजीह देना। खूबसूरती को तरजीह देना यानी किसी चीज़ के ज़ाहरी हुस्न को देखते हुए हम उसके किसी सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। यानी जानदारों की आप कह लें कि उसकी एक्सटर्नल लुक को देखते हुए उसके बारे में कोई खुद से हाइपोथेसिस बना लेना, इसको कहते हैं एस्थेटिक प्रेफरेंस। तीसरा है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़। कभी कभी हमें किसी सवाल का जवाब इनसे भी मिल जाता है, हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। जैसे कुरान के अंदर अगर किसी जानदार के बारे में जिक्र है, हम उसी जानदार पे रिसर्च कर रहे हैं, हम कुरान की आयत को एज आ हाइपोथेसिस यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर तजर्बा कर सकते हैं। तो इसलिए रिलीजियस आइडियाज़ से भी कभी कभी हाइपोथेसिस मिल जाते हैं। चौथा तरीका कंपैरिजन एंड एनालॉगी ऑफ वन प्रोसेस विद अनदर। एनालॉगी का मतलब होता है मिलते जुलते, कंपैरिजन यानी दो चीज़ों को आप कंपेयर करना। कभी कभी आप एक जानदार के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको उसके बारे में किसी सवाल का जवाब चाहिए, कोई दूसरा जानदार जो उसी से मिलता जुलता है उसके बारे में आपको मालूम है, तो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि जिसके बारे में आपको मालूम है शायद उसी के जैसा जो आपके पास एनिमल है उसका प्रोसेस भी उसी की तरह है। और पांचवा है डिस्कवर वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर अनदर। तजर्बा कोई और कर रहे हैं, आपको आंसर कोई और मिल गया। कई दवाइयाँ ऐसे भी बनी हैं, आपको पता है कि जो लुईस पास्चर है उसने कई वैक्सीन इस तरीके से बनाई थी बाई चांस। ये आप रेबीज़ की एक वैक्सीन यूज़ होती है, ये बाई चांस बनी थी उससे, लुईस पास्चर से। यानी काम किसी और चीज़ पे कर रहा था, हो कुछ और गया। तो इस तरीके से भी कभी कभी हाइपोथेसिस मिल जाता है। बायोलॉजिकल मेथड का सबसे अहम स्टेप है फिर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको पता है कि हम हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया जाता है। जो हाइपोथेसिस होता है उसको वेरीफाई करना है तजर्बे के ज़रिए कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं।
और जब दुरुस्त हो जाए तो फिर हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त होता है, अगर गलत हो जाए फिर दोबारा से कोई नया हाइपोथेसिस बनाया जाता है। एक और अहम चीज़ थ्योरी और लॉ या बायोलॉजिकल लॉ। पहली चीज़ थ्योरी क्या होती है? थ्योरी जो है, जब कोई हाइपोथेसिस आप बनाएं वो सही साबित हो, एक बार बनाएं सही साबित हो, कोई और साइंसदान उसको दोबारा से बनाए वो सही साबित हो, फिर कोई और साइंसदान बनाए वो हर बार एक हाइपोथेसिस सही साबित हो, वो बन जाता है थ्योरी। मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर एक थ्योरी है सेल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक तमाम जानदार सेल्स के बने हुए होते हैं, हर जानदारों के अंदर सेल पाया जाता है। तो हमें अब तो पता है कि हर जानदार के अंदर सेल पाया जाता है, पहले नहीं था मालूम। किसी साइंसदान ने पहली बार एक हाइपोथेसिस बनाया होगा कि जानदारों में सेल पाए जाते हैं, फिर उसने उसको जानदारों को चेक किया, वाकई सेल निकले। फिर किसी दूसरे साइंसदान ने किसी दूसरे जानदार को चेक किया, उसके अंदर भी सेल्स थे। तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता, जब ये हाइपोथेसिस कभी गलत हुआ ही नहीं तो ये बन गया थ्योरी। तो थ्योरी हम कहते हैं एक्चुअली सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट। यानी सीरीज थ्योरी के अंदर कभी कभी एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस होते हैं। जैसे सेल थ्योरी के अंदर एक हाइपोथेसिस ये है कि जानदार सेल के बने होते हैं, दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि नए सेल पुराने सेलों से बनते हैं, तीसरा ये है कि सेल जानदारों का यूनिट है। तो ये कुछ हाइपोथेसिस है, इन सारे हाइपोथेसिस को बहुत ज़्यादा टेस्टों से सपोर्ट है, ये गलत साबित कभी नहीं हुए। यानी अभी तक हमें कोई ऐसा जानदार नहीं मिला जिसके अंदर सेल ना हो। टेस्टेड मैनी टाइम नॉट फाल्सिफाइड। थ्योरी जो है इसको कई बार टेस्ट किया जाता है, ये कभी गलत साबित नहीं होती। और तीसरा ये कि थ्योरी की प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्टिव और प्रिडिक्टिव। प्रोडक्टिव का ये मतलब है कि इससे नई चीज़ें प्रोड्यूस होती है, यानी एक थ्योरी जो है उससे नए हाइपोथेसिस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सेल थ्योरी ने हमें बता दिया कि तमाम जानदार सेल के बने हुए होते हैं, तो इससे नए हाइपोथेसिस निकल रहे हैं, हम नए नए जानदारों को टेस्ट कर रहे हैं। और थ्योरी प्रेडिक्टिव भी होती है, यानी चीज़ों को प्रिडिक्ट यानी पेशगोई भी करती है। पेशगोई क्या होगी मैं बताता हूँ कि हमें कोई नया जानदार मिला पहली बार, पहले हमने उसको कभी नहीं देखा, बिल्कुल न्यू है, साइंसदानों को मिला, तो थ्योरी उसके बारे में सेल थ्योरी पहले से प्रेडिक्ट कर देगी कि क्योंकि वो जानदार है तो वो सेल का बना हुआ होगा। तो इस तरह से थ्योरी प्रेडिक्टिव होती है। लॉ क्या होता है? लॉ जो है ये एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर। लॉ एक ऐसी थ्योरी को कहते हैं जो कभी गलत ना हुई हो। याद रखें कि थ्योरी छोटा लेवल है, लॉ बड़ा लेवल है, लॉ या प्रिंसिपल ये बड़ा लेवल है। तो एक ऐसी थ्योरी, जब कोई थ्योरी बन जाती है ना बायोलॉजी में, तो कई साइंसदान जो वो जेलसी फील करते हैं, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं, वो किसी न किसी तरह उस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो वो थ्योरी को गलत साबित कर दे फिर वो थ्योरी लॉ नहीं बनती। अगर वो उस थ्योरी को गलत साबित ना कर पाएँ बल्कि ख़ुद भी उस थ्योरी को तस्लीम कर लें, फिर वो थ्योरी बन जाती है लॉ। यानी लॉ एक कांस्टेंट होता है, ये तब्दील नहीं होता, ये यूनिफॉर्म होता है, ये हर जगह काम करता है। तो लॉ जो है एक्चुअली इररिफ्यूटेबल थ्योरी को कहते हैं। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है नाकाबिले तरदीद, यानी एक ऐसी थ्योरी जो कभी गलत ना हो, वो लॉ कहलाती है। और लॉ मैंने लिखा है नेवर फाल्सिफाइड। बायोलॉजी के अंदर सिर्फ दो लॉ है, एक है मेंडल के लॉज इनहेरिटेंस के, जो आपने 10th में पढ़े हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा लॉ आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, हार्डी वाइनबर्ग लॉ। बायोलॉजी के अंदर सबसे कम लॉ है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लॉज हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में देखिए, आपको बॉयल का लॉ, चार्ल्स का लॉ, एवोगैड्रो का लॉ, डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत ज़्यादा लॉ आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे, फिजिक्स में भी बहुत हैं। बायो में सिर्फ ये दो लॉज हैं। तो एक सवाल ये भी है कि बायो में लॉज क्यों कम हैं? बायोलॉजी में लॉज इसलिए कम है बिकॉज ऑफ एलूसिव नेचर ऑफ लाइफ। एलूसिव नेचर ऑफ लाइफ, ये बुक के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ एलूसिव। एलूसिव का मतलब होता है चेंजेबल, क्योंकि लाइफ जो है इसमें चेंज सबसे ज़्यादा है। ये लाइफ जो है जानदार जो है डिफरेंट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, तो इसलिए बायोलॉजी में लॉ बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये था बायोलॉजिकल मेथड। अल्लाह हाफिज़।